स्वागत है सभी लोगों का तुम्हारे अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में, है ना। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन के बाद में अगला टॉपिक है एनिमल एनाटॉमी। तो मैंने कहा था आप लोग थोड़ा सा नोट्स में पढ़ के आना। तो एनाटॉमी की अपन आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो एनिमल एनाटॉमी को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, इंटरनल एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी। आंतरिक शरीर रचना और बाह्य शरीर रचना। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी को यदि अंदर से देखें तो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स दिखाई देंगे, है ना। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं स्केलेटल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन बाहर से ये सब दिखाई नहीं देते। बॉडी का बाहर से स्ट्रक्चर अलग है, इंटरनली अलग है। तो इसलिए समझने के लिए हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स में। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल के बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में हम लोग इन डिटेल कल डिस्कशन करेंगे, जब यहाँ पर काऊ का डायग्राम होगा और एग्जाम में उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो विथ डायग्राम जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। अभी केवल इतना याद रखें कि एक्सटर्नल एनाटॉमी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हेड, सिर, दूसरा है नेक, गर्दन, तीसरा है 4 क्वार्टर्स, अग्रवासग्रह, या इसी को कहते हैं अगला भाग या अगला पुट्ठा, है ना। अब यहाँ 4 क्वार्टर्स में आते हैं आगे के दोनों पैर। क्वार्टर्स मतलब 1/4 हिस्सा। तो शरीर को यदि 1/4 में हम डिवाइड करें तो हर एक हिस्से में एक एक पैर चला जाएगा, है ना। तो आगे वाले दोनों पैर को अपन पढ़ेंगे 4 क्वार्टर्स में। फिर आता है ट्रंक मतलब धड़, और हिंड क्वार्टर्स, जैसे इधर 4 क्वार्टर्स आगे वाले दोनों पैर थे, हिंड क्वार्टर्स में पीछे वाले दोनों पैर, हिंदी में उसको कहा पश्चवासग्रह या पिछला भाग या पिछला पुट्ठा। और लास्ट में आता है 6th पार्ट है टेल। टेल या पूंछ से सिंपल सा एक क्वेश्चन बना है कि पूंछ के कुल कितने भाग होते हैं, टोटल पार्ट्स ऑफ टेल, और वो है 5 पार्ट्स, ये याद रखना। तो आज हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी में कौन कौन से सिस्टम आते हैं, फिर उन सिस्टम को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी केवल हम लोग समझते हैं कौन कौन से सिस्टम है और उसका मेन ऑर्गन क्या है उस सिस्टम का, है ना। तो सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र का प्रमुख अंग है बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना। अस्थियां और उपास्थियां दोनों एक ही चीज़ है क्या सर, या अलग अलग है? तो नाम से पता चल रहा है बोन्स एंड कार्टिलेज अलग अलग है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझो कि शरीर में जिन जिन ऑर्गन्स में ज़्यादा मजबूती चाहिए है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिस ऑर्गन को, वहाँ पे अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है। लेकिन वो ऑर्गन जिनका लचीला होना जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, वहाँ पे होती है उपास्थियाँ, कार्टिलेज, है ना। और यही कार्टिलेज ही कन्वर्ट होती है बोन्स में। इससे क्वेश्चन बना है आप लोगों को कि कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू द बोन्स इज, कि कार्टिलेज का उपास्थियों का अस्थियों में बदलना क्या कहलाता है, और उसका आंसर है अस्थिकरण या अस्थि भवन, ओसिफिकेशन, है ना। तो आगे इसके बारे में और अपन चर्चा करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र का प्रमुख अंग हो गया बोन्स एंड कार्टिलेज। फिर इसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है वो है हार्ट एंड वेसल्स, हृदय और धमनी तथा शिराएं, है ना। वेसल्स में धमनी और शिराएं। हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है, लेकिन उस पंप किए हुए ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम जो ब्लड सप्लाइंग यूनिट्स कर रही है उनको हमने बांट दिया है वेसल्स में, आर्टरी वेन्स में। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन सिंपल सा आगे और अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन यही बता देता हूँ जो क्वेश्चन बना हुआ है। पहला तो ये बनता है कि ब्लड सप्लाइंग यूनिट फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हृदय से शरीर की ओर रक्त का संचार करने वाली यूनिट क्या है, तो उसका आंसर आएगा आर्टरीज। लेकिन यदि इसका अपोजिट कह दे कि ब्लड सप्लाइंग यूनिट फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, कि शरीर से हृदय की ओर रक्त को सप्लाई करने का काम कौन करती है, तो उसका आंसर आएगा फिर शिराएं, वेन्स। एक बात हमेशा याद रखना, आर्टरीज में हमेशा होता है प्योर ब्लड और वेन्स में होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 वाला ब्लड। तो आर्टरीज में या धमनियों में होता है ऑक्सीजन वाला, और शिराओं में होता है डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला, उसको कहा इम्प्योर ब्लड, है ना। फिर इसका एक्सेप्शनल केस भी है, आगे अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, और इसका प्रमुख अंग है लंग्स या फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े। लेकिन लंग्स में भी स्मॉलेस्ट यूनिट की अपन बात करें कि फेफड़ों में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है एल्वियोलाई।
और लंग्स या फेफड़े इसका प्रमुख अंग है। लेकिन यदि एक क्वेश्चन बना है आप लोगों को पीएटी में कि श्वसन तंत्र का केंद्र कहाँ होता है, कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी, तो उसका आंसर आएगा मेड्यूला ऑब्लिगेटा, है ना, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। मस्तिष्क का एक हिस्सा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम दिया मेड्यूला ऑब्लिगेटा। कुछ काम बॉडी के ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सतत निरंतर चलते रहने चाहिए, उनमें सांस लेना ही एक काम ऐसा भी है। हम बाकी चीज़ें भूल सकते हैं, नींद में हम लोग हो सकता है अपना नाम भी भूल जाएं, लेकिन श्वास लेना कभी नहीं भूलते, है ना। तो ये सुचारू रखने का काम करता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा, है ना। फिर इसके बाद अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रमुख अंग है एलिमेंट्री केनाल। यह आया हुआ क्वेश्चन है। एलिमेंट्री केनाल या इसी को कहते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल जो है, इसके बारे में एक बात और याद रखना कि एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल वाला पार्ट बना हुआ है मीजोडर्म से। मीजोडर्म मतलब क्या, तो एम्ब्रियो स्टेज में या शुरुआती अवस्था में जायगोट बनने के बाद में कोई भी जीव जो है उसका बॉडी 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, ऐसा समझो। इसमें बाहर जो है, बाहर वाली लेयर उसको कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को कहते हैं मीजोडर्म, और इंटरनल को कहते हैं एंडोडर्म। तो यहाँ एक्टोडर्म वाले पार्ट से डेवलप होता है मिल्क सिक्रीशन सिस्टम काऊ में। अपना क्वेश्चन काम का, मीजोडर्म से डेवलप हुआ है आहार नाल एलिमेंट्री केनाल, है ना, बीच वाली जो है। इसीलिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बीचों बीच चलता है, माउथ, फेरिंग्स, है ना, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ है एलिमेंट्री केनाल से। और एलिमेंट्री केनाल किसका किससे डेवलप हुई है, तो मीजोडर्म से, है ना। फिर एंडोडर्म से बाकी जो बच गए ऑर्गन, पेनक्रियाज हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुआ, ये सारे बने हैं एंडोडर्म से, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल। फिर इसके बाद आता है मिल्क सिक्रीशन सिस्टम, दुग्ध क्षरण तंत्र। मेल में होता है कि फीमेल में, दोनों में ही होता है, लेकिन फंक्शनल या कहें कि डेवलप्ड फंक्शनल किस में होता है, तो वो फीमेल में होता है। और दुग्ध क्षरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या है, तो अयन और थन, अडर एंड टीट्स, है ना। इसके बारे में भी आगे अपन पढ़ेंगे। फिर आगे कहा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग, मेन ऑर्गन है किडनी एंड ब्लैडर। किडनी का काम है ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट को छानना, और छानने के बाद उसको स्टोर करके रखना ब्लैडर में। लेकिन ये जो नाइट्रोजन का वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजन का जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये अलग अलग रूपों में अलग अलग छाना जाता है। अब अलग अलग रूप से क्या मतलब है सर, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 तरह से। नाइट्रोजिनस वेस्ट कुछ एनिमल्स में निकाला जाता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, कुछ में निकाला जाता है, छाना जाता है यूरिया के फॉर्म में, और कुछ में अमोनिया के फॉर्म में। तो ये तीनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहला जो अपने काम का क्वेश्चन वो ये है कि इन तीनों में हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल इज, तो हाईली टॉक्सिक होता है उसमें अमोनिया। ये रहा हाईली टॉक्सिक अमोनिया। इसका जस्ट अपोजिट भी बनता है फिर कि लेस टॉक्सिक, सबसे कम जहरीला कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे कम जहरीला नाइट्रोजन का व्यर्थ उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक एसिड, है ना। तो ये रहा लेस टॉक्सिक। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों जो है ये कौन कौन एनिमल निकालते हैं, तो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रेशन, एलिमिनेशन, उत्सर्जन करते हैं बर्ड्स, और इसीलिए सारे बर्ड्स को कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड निकालने वाले यूरिकोटेलिक, यूरिया निकालने वाले यूरियोटेलिक, अमोनिया निकालने वाले अमीनोटेलिक, है ना। तो यूरिकोटेलिक हो गए बर्ड्स। यूरिया निकालने का काम कर रहे सारे एनिमल्स, तो यूरिन के थ्रू, इसीलिए कहते हैं यूरिनेशन, है ना। तो यूरिन के थ्रू निकाला जाता है यूरिया। तो सारे के सारे एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स भी, ये यूरिया के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, और इसलिए इनको कहा गया है यूरियोटेलिक। फिर बच गया अमोनिया। तो अमोनिया को केवल निकाल सकते हैं एम्फीबियंस या कहें एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव, और सारे जलीय जीव को इसीलिए कहा गया है अमीनोटेलिक, है ना। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ से याद रखना कि कोई भी टॉक्सिक मैटर है, कोई भी जहरीला पदार्थ है, तो उसको यदि बॉडी के अंदर रखना है, तो बॉडी अगर उसको उसके प्योर फॉर्म में रखेगी तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, है ना। तो उसको डाइल्यूट करके रखा जाएगा पानी के साथ, है ना। तो यहाँ जो हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, इसको केवल वही निकाल सकते हैं जो पूरी तरह जल में ही रह रहे हैं, जलीय जीव, है ना, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स। लेकिन बर्ड्स जो हैं वो लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिक एसिड को निकाल रहे हैं, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
है ना। लेकिन जो यूरिया निकाल रहे हैं उनको पानी मिलाना पड़ता है। जैसे काऊ बफेलो को आप देखोगे बहुत देर तक यूरिन करती रहती है, लेकिन किसी कबूतर को, कौवे को आप नहीं देखोगे कि वो पेड़ की टहनी पे बैठा है और टांग ऊंची करके सूसू कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता है ना। तो यूरिक एसिड बर्ड्स निकालते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूरिया को है ज़रूरत, इसीलिए सारे एनिमल्स यूरिन के साथ में इसको निकालते हैं, काफ़ी देर तक यूरिनेशन करते हैं। लेकिन अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और इसको वही निकाल सकते हैं जो पूरी तरह पानी में रहते हैं, है ना, एम्फीबियंस, या उसी को कहा है एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव। तो ये हो गया उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसका मेन ऑर्गन था किडनी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। इन सारे सिस्टम को, पूरे बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए एक तरह से आदेश देने का काम, कमांड देने का काम करता है नर्वस सिस्टम। और ये कमांड देने का काम करता है ब्रेन, अपने पूरे बॉडी का समझो सीपीयू। लेकिन इस ब्रेन से, इस सीपीयू से ऑर्डर को पूरे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जो वायरिंग कर रही है ना, उनको कहा है तंत्रिकाएं। और वो तंत्रिकाएं आपस में गुथकर ही बनाती है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र, है ना, और नर्वस सिस्टम। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इसी को कहा गया है जनन तंत्र। नर में नर जनन तंत्र, मादा में मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है वृषण या टेस्टिस, वन पेयर। और फीमेल में, मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होते हैं ओवरीज, या उसी को कहा है हिंदी में कहा है उसको अंडाशय, है ना। और मेल में टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स, और फीमेल में एग सेल्स या ओवम, ओवम फॉर्मेशन का काम कर रही है ओवरीज। स्पर्म सेल और एग सेल, है ना, या इन्हीं को कहते हैं मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। एंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स, कि नर और मादा जनन तंत्र से बनाए हुए शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलना क्या कहलाता है। तो उसका आंसर है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये दोनों सेल मिलकर के एक न्यू सेल बनाती है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो, या उसी को कहते हैं जायगोट, या उसी को कहते हैं भ्रूण, जो आगे चल के भय्यू बनेगा, है ना। तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अभी ये बेसिक चीज़ें हो गई जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं आगे पूरे चैप्टर में। अभी इतना समझ में आ गया कि कौन कौन से सिस्टम अपने को पढ़ना है ना। और इधर समझ में आ गया कि एक्सटर्नल पार्ट कितने हैं, 6 पार्ट हैं, और उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं, है ना। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी। अब आप लोग पढ़ के आना, उससे हो सके तो क्वेश्चन कलेक्शन पढ़ के आना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बिटवीन 2 हॉर्नीज, दोनों सींग के बीच में क्या होता है ना। वहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है, बदल जाता है। हैंगिंग मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द नेक, है ना, तो फिर कुछ और आंसर हो जाता है ना। बिटवीन 4 लिम्ब, तो आंसर कुछ और हो जाता है। अपर मोस्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आंसर कुछ और हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और ये तब समझ में आएंगे जब आप लोग थोड़ा सा घर से कल पढ़ के आएंगे। तो कल यहाँ बढ़िया अपन फोटो बनाएंगे काऊ का, और फिर उस पर डिस्कस करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पर भैया सब्सक्राइब करो। अभी कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर लाइव क्यों नहीं आ रहे। लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, है ना। तो बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग या तो इसको इसी तरह ही चलने देते हैं, रोज़ 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो, और आप चाहते हैं कि नहीं सर बढ़िया ज़्यादा टॉपिक जो है एक बार में पूरे ख़त्म हो, और हम लोग भी क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर सकें, जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइबर बढ़े, कम से कम 1000 हों, तब जाके यूट्यूब के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग फिर ही एलिजिबल होंगे लाइव आने के लिए, है ना। तो इसको जो है शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आज इतना ही काफ़ी है। और काफ़ी लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोगों के फ़ोन आए कि क्या सर एमपी में पीएटी नहीं होगी। नहीं भैया, वो जो पोस्ट शेयर की है वो घबराने के लिए नहीं है, वो समझने के लिए है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीज़ें चल रही है ना। हमको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और बढ़िया पीएटी की तैयारी करो। और वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वहाँ केवल ऐसा मंथन चल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, अभी हुआ नहीं है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। पीएटी है, सीपीएटी है, बीएचयू है, शीएट्स है ना। श्वार्ट्स हालांकि लास्ट में है, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन है। हाँ, श्वार्ट्स के बारे में एक चीज़ और है, उसके बारे में एक वीडियो में लेके आऊँगा बहुत जल्दी, कि वहाँ इस बार जो है डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं भैया। थोड़ा बहुत जो वहाँ लगता है उनका जो प्रोसेस है डोनेशन वगैरह का, लेकिन वहाँ एडमिशन हो रहे हैं इस तरह से। तो आप लोग या तो उसके ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हैं, या कोशिश करते हैं एक वीडियो उस पर लेके आएँ। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ इस तरह के और क्या क्या ऑप्शन हैं अपने पीएटी के अलावा जहाँ एडमिशन ले सकते हैं, है ना, तो उन अच्छे कॉलेज की अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो उस पर भी अपन एक
वीडियो बना सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो, तो आगे अपन चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।